हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, वो है एवोल्यूशन। उसके पार्ट 1 में हम लोग 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वो हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हैं उनको हम पार्ट 2 में पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एवोल्यूशन एक थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है और स्टोरी लाइक है, जैसे आप बचपन में स्टोरीज सुनते थे और एंजॉय करते थे। आई होप आपको ये भी चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और आज के वीडियो में मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो को देखते देखते ही पूरा चैप्टर लर्न हो जाए। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विट एंड आई एम योगिता गुप्ता। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर तो करना ही है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब जब मैं न्यू वीडियोस डालती रहूं आपको इनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो आइए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है टू डेवलप एंड ग्रो, कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, बट थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, उस प्रोसेस को, उस ग्रोथ के प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। अंडरस्टूड। और ऐसी बायोलॉजी की फॉर्म, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, कि कैसे अर्थ पे लाइफ आई होगी, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए होंगे, उस पूरी हिस्ट्री को स्टडी करने की साइंस को कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। जैसे कि इस पिक्चर पे भी दिखाया है कि कैसे हम एक 4 लिम्ड जो ऑर्गेनिज्म, जैसे काउज और डॉग्स की तरह, जैसे मंकीज़ की तरह हम लोग चलते थे, गोरिल्लास की तरह हम लोग चलते थे, और कैसे हमने डेवलप होते 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 आज के मॉडर्न मैन के रूप में हम लोग डेवलप हो गए। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। सो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे यूनिवर्स पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। ये एक बड़ा यूनिक इवेंट है, बड़ा एक स्पेशल इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। आप जानते ही हो कि यूनिवर्स बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। ओके। और ये सारा यूनिवर्स किसका बना हुआ है? गैलेक्सीज का बना हुआ है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा। और गैलेक्सीज जो होती हैं वो ग्रुप ऑफ स्टार्स होती हैं, उनमें बड़े सारे क्लाउड्स ऑफ गैसेस होते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सली हेवनली बॉडीज़ होती हैं, और उनको मिला के गैलेक्सीज बनती हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। वो आप जानते ही हो। हम कौन सी गैलेक्सी पे रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। और हम इस पूरे यूनिवर्स में जो इतना वास्ट है, उसमें जो हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो एक लाइक अ स्पेक मीन्स ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े यूनिवर्स के ऊपर हम एक छोटा सा क्या है? स्पॉट जैसा है, छोटा सा डॉट जैसा है हमारी अर्थ। सो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, ये भी आपने अपनी पीछे वाली क्लासेस में पढ़ा है कि बिग बैंग थ्योरी कहती है अबाउट कि कैसे यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ होगा, कि एक बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे यूनिवर्स एक्सपैंड हो गया और टेम्परेचर अचानक से डाउन हो गया। उससे क्या हुआ? 2 गैसेस निकली। ठीक है, कौन कौन सी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके। और उन हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैसेस के निकलने के कारण बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, जो आज की प्रेजेंट डे गैलेक्सीज हैं। ओके। और जो हमारी अर्थ है जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो बनी अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। नाउ जब अर्थ बनी तब कोई भी उसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी, एयर नहीं थी, वाटर नहीं था, सिर्फ वाटर वेपर्स थे, मीथेन गैस थी और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया थी, जिन्होंने अर्थ की सरफेस को कवर करके रखा था। ओके। अब क्या हुआ कि जब सन से उस टाइम अल्ट्रा वायलेट रेज आई, उन्होंने वाटर, जो आपको पता ही है
कि वो बना होता है H2O उसका फार्मूला होता है, और वो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो क्या हुआ कि जो अल्ट्रावायलेट रेज जब सन से निकली, उन्होंने वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन तो थी लाइटर, वो एस्केप हो गई, पीछे क्या बच गई, ऑक्सीजन, और वो उसने कंबाइन कर दिया किसके साथ, जो अर्थ के ऊपर मटेरियल था, कौन कौन सा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनके साथ वो ऑक्सीजन मिक्स हो गई, और उसने क्या बनाया फिर, बहुत सारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी अदर गैसेस बनाई। इसी टाइम पर ओजोन लेयर भी बन गई। ओके, नाउ जो वाटर वेपर्स थे बच्चों, वो एज अ रेन हमारी अर्थ पर गिरे, और जितने भी अर्थ के ऊपर डिप्रेशंस थे, गड्ढे थे, उनको उन्होंने भर दिया, और आज के जो ओशंस हैं, जो सी वाटर है, वो उसी के कारण बना। और अब तक देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमने बात नहीं की, अब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, और लाइफ अपीयर्ड ऑलमोस्ट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आया। नाउ अब हम बात करते हैं कि लाइफ स्टार्ट कैसे हुई होगी अर्थ के ऊपर। इसके बारे में बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट बातें की, जो आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं। पहले हम वो पढ़ लें, ठीक है। हालांकि ये थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये थ्योरेटिकल बातें थी, इनका कोई इतना प्रूफ नहीं था, बट हमें इसको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ना है। अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने कहा कि लाइफ जो थी वो स्टार्ट हुई एज स्पोर्स, और वो जो स्पोर्स थे छोटे छोटे, समझो सेल आप समझ सकते हो, या सेल से भी छोटे, और वो डिफरेंट प्लैनेट्स पे ट्रांसफ़र हुए और अर्थ पे भी आ गए, और वो स्पोर्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई हुए, फिर सेल्स बने, फिर टिश्यूज़ एट्सेट्रा। ऐसे ही एक आइडिया था जिसको कहते हैं पैनस्पर्मिया। जो एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स में गए या स्पेस में गए, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, एक आइडिया दिया कि लाइफ जो है वो पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और लाइफ कहाँ से आई, अर्थ के बाहर से आई। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाहर तो अभी प्रूवन है कि कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई वो ऑक्सीजन ही नहीं है, वाटर ही नहीं है। तो अर्थ से पहले कहाँ से लाइफ आई होगी। तो हमारे प्लेनेट के ऊपर इन्होंने कहा कि ये बाहर से लाइफ आई, और क्योंकि अर्थ के ऊपर उनको लगा कि ये क्लाइमेट बड़ा हॉस्पिटेबल है, रहने के लिए बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर ये जो लाइफ के जो भी स्पोर्स एट्सेट्रा थे, वो सर्वाइव कर गए। फिर एक और थ्योरी आई स्पॉन्टेनियस जनरेशन की। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी कि लाइफ स्टार्ट हुई होगी फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड मड। जो भी सड़े गली चीज़ें थी, वहाँ से लाइफ स्टार्ट हो गई, बट ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई वंस एंड फॉर ऑल। उसके बाद लुइस पॉस्चर ने कहा कि नहीं भाई, जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि पहले ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पहले हमारी मदर होनी चाहिए, फिर उसका आगे बेबी पैदा होगा, है ना। इसी तरीके से लुइस पास्चर ने भी कहा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर होएगा, बट ये कोई आंसर नहीं था, क्योंकि हमें तो ये पैदा क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो कहाँ से आया, पहला सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से प्रिपेयर हुआ होगा। नाउ उसके बाद रशिया के जो ओपेरिन थे एक साइंटिस्ट, और इंग्लैंड के हेल्डेन, उन्होंने कहा कि लाइफ आई होगी धरती पर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कि क्योंकि हम भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हमारी बॉडी बनी हुई है, आपको पता ही है, प्रोटीन्स, फैट्स और एट्सेट्रा एट्सेट्रा की। तो उन्होंने कहा कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, और इसका मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, कि कुछ केमिकल्स जो थे वो मिक्स हुए होंगे, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर हुए होंगे। और उस टाइम जो कंडीशन ऑफ अर्थ थी वो हाई टेम्परेचर था, कंडीशन उसकी अर्थ की, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, एटमॉस्फेयर बड़ा रिड्यूसिंग था, उसमें मीथेन और अमोनिया बड़े ज़्यादा थे। सो इन कंडीशंस को देख के क्या किया कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था S.L. मिलर।
उन्होंने सेम कंडीशंस जो थी वो लैब में अपनी वो की, अंडर सेम कंडीशंस उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि देखें कि सच में केमिकल्स जो हैं वो मिक्स होके कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं कि नहीं। तो क्लोज्ड फ्लास्क में उन्होंने जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर लिए 800 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रैक्टिकल उन्होंने किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वाकई इनके मिक्सिंग से एमिनो एसिड्स प्रिपेयर हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो गए। बट ये जो लिमिटेड एविडेंस था, ये जो लिमिटेड सबूत था, इससे हमें कम से कम ये तो पता चला कि थोड़ा बहुत कि केमिकल एवोल्यूशन जो था वो एक्सेप्ट करने के काबिल है। अब आइडिया लगाया जाता है कि फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स जो हैं लाइफ की वो ओरिजिनेट हुई होंगी अबाउट 3 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, शायद ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रहे होंगे जो थे तो लिविंग, बट ये थे नॉन सेलुलर फॉर्म और ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक आरएनए, प्रोटीन्स एट्सेट्रा। अब उन्होंने क्या किया होगा कि उन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस किया होगा, अपने जैसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स को बनाया होगा और इस प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस। ओके, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इन मॉलिक्यूल से फिर एक लाइफ कोई लिविंग एक यूनिट बना होगा और उसके बाद एक लिविंग जो आज के ज़माने के जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो बाद में डेवलप हुए होंगे। ये आइडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया बाद में। नाउ ये जो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू जो हमारे जो पुराने रिलीजियस लिटरेचर है, जो कन्वेंशनल जो पुराने रीति रिवाजों का जो लिटरेचर है, वो कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आज के ज़माने में वो वैसे ही थे जैसे पुराने थे। कहने का मतलब भगवान ने उनको एक ही बारी बनाया तो उनको वैसा ही बनाया। ये नहीं है कि पहले अर्ली मैन था या पहले कुछ और थे बाद में कुछ और बना, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जितने भी डाइवर्सिटी आज के ज़माने में है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉग्स देख लो कितने काइंड्स के हैं, प्लांट्स कितने काइंड्स के हैं, इवन वन मैंगो की बात करें वो भी कितने काइंड्स का है। तो जो आज की डाइवर्सिटी है वो सेम है, सेम ही थी सिंस क्रिएशन, जब से वो क्रिएट हुए हैं सारी दुनिया सेम ही थी, कोई भी चेंजिंग नहीं आई। और अर्थ जो है वो सिर्फ 4000 ईयर्स ओल्ड है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही स्ट्रांगली चैलेंज की गई ड्यूरिंग 19th सेंचुरी और उसको कहा गया कि ये हम एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो साइंटिस्ट थे वो हैं चार्ल्स डार्विन, जिसके बारे में आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हो। तो उन्होंने जब वर्ल्ड का जो टूर कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी जो आज भी एक्सेप्टेड हैं। कि फर्स्ट उनका पॉइंट था कि जितने भी जो आज की जो लिविंग फॉर्म्स है जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो शेयर करती हैं सिमिलरिटीज़ अमंग देमसेल्व्स और also with the life forms that existed millions of years ago। जो पुराने लाइफ फॉर्म्स थे उनके साथ और आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करते बट पहले करते थे, जैसे डायनासोर्स एट्सेट्रा। और क्योंकि वो टाइम के साथ वो क्या होते गए, एक्सटिंक्ट होते गए, वो ख़त्म होते गए। अब उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ही ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअली एवोल्यूशन आती गई, वो धीरे धीरे डेवलप होते गए और हर एक पॉपुलेशन के बीच में, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें बिल्ट इन वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स में। अब ये जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये जो विशेषताएं होती हैं, ये जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, ये उन ऑर्गेनिजम्स को इस काबिल बनाती हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में बेटर तरीके से सरवाइव कर पाए। ठीक है, जो लोग अपने आप को स्ट्रगल करके बेटर तरीके से किसी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर जाते हैं नेचुरल कंडीशंस में, वो आउटब्रीड कर जाते हैं और जो नहीं सरवाइव कर पाते तो वो बेचारे धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेचर के साथ जो अपने आप को compete कर लेता है, जो अपने आप को स्ट्रगल कर लेता है, वो सरवाइव करता है और बाकी बेचारे ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। इसका मतलब हुआ कि कौन सरवाइव करेगा इस धरती पे, जो फिट होगा, और फिट का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है,
है ना, क्योंकि जो बेटर फिट होगा वही तो अपनी ज़्यादा प्रोजनी पैदा करेगा, वही तो अपने जैसे इतने बच्चे पैदा करेगा, और जिसके ज़्यादा प्रोजनी पैदा होती रहेगी वही टाइम आने वाले टाइम में ज़्यादा सर्वाइव करेगा, और नेचर भी उन्हीं को सिलेक्ट करेगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, और यही है नेचुरल सिलेक्शन ही काज ऑफ एवोल्यूशन है ना। और जो टाइम के साथ जैसे ये लाइट कलर्ड ये जो फ्रॉग्स थे ये सर्वाइव नहीं कर पाए, और आने वाली जो जनरेशन थी उनमें ये नहीं नज़र आए, तो फिट वही थे जो फिट थे, जिन्होंने स्ट्रगल कर लिया वो सर्वाइव कर गए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं अपने, और साथ में उनके एंसेस्टर्स भी कॉमन होते हैं। अब एक नेचुरलिस्ट थे, उनका नाम था एल्फ्रेड वेलिस। उन्होंने कहा यस, जो डार्विन ने कहा वही मुझे सच लगता है, उन्होंने भी सिमिलर कंक्लूजन्स दी। ठीक है, और एक कॉमन कंक्लूजन ये भी निकला कि अर्थ जो है वो बड़ी पुरानी है, ये कोई 4000s वाली बात नहीं है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। ठीक है जी, अब अपने एविडेंसेस की बात करनी है। जो थर्ड टॉपिक हमने डिस्कस करना था कि एवोल्यूशन कैसे पता चला कि ओल्ड ऑर्गेनिजम्स तो जो थे वो इतने डेवलप नहीं थे, चाहे प्लांट्स चाहे एनिमल्स, तो आज के ज़्यादा हैं। अब देखो फर्स्ट एविडेंस जो है वो है फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं ये आपको पता है, ये हार्ड पार्ट्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जो रॉक्स में पाए जाते हैं। अगर जो पुराने ज़माने में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे उनके हार्ड पार्ट्स लाइक बोन्स, टीथ, नेल्स, हेयर एट्सेट्रा, जो रॉक्स में उस टाइम में वो सेडिमेंट्स के अंदर जब वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर वो दबते चले गए, और बाद में जब उनकी खुदाई होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनको रॉक्स के अंदर से जब उनको वो मिलते हैं तो वो उनसे वो देखते हैं कि उन लाइफ फॉर्म्स का उस टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर था, और वो कैसे जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ कितनी उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल जो डायनासोर्स हैं उनकी जिनको हम म्यूज़ियम्स में उनकी बोन्स को देखते हैं तो वो कैसे पता चलता है, क्योंकि वो हमें अर्थ की सेडिमेंट्स के अंदर से उनकी बोन्स एट्सेट्रा मिली थी। इस स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी को, और इन एविडेंसेस को कहते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नाउ अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उनकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं आज के ज़माने के और पुराने ज़माने के, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो सिमिलैरिटीज़ ये शो करती हैं कि हम सबके एंसेस्टर्स जो थे वो कॉमन थे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैन, चीता, वेल और ह्यूमंस की अगर हम बात करें, उनके जो 4 लिम्स होती हैं, उनकी जो बाजुएं होती हैं, उनके सबके पैटर्न ऑफ बोन्स जो हैं वो सेम है, उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, मगर उनके सबका सेम होने के कारण स्ट्रक्चर चाहे सेम है बट उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। कैसे? मैन जो है हम अपनी बाजुओं से चीज़ें पकड़ने का काम करते हैं, चीता अपनी बाजुओं से क्या करता है? दौड़ने का काम करता है। वेल यूज़ करती है इसको स्विमिंग के लिए, बैट भी इसको फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है। तो इनके फंक्शंस जो है वो डिफरेंट है बट स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन्स। ओके, जिनका स्ट्रक्चर सेम, फंक्शंस अलग अलग होता है। ये ऐसे फंक्शन अलग अलग क्यों हुआ होगा? क्योंकि नीड्स अलग अलग थी, किसी ने उड़ना था, किसी ने चलना था, तो उनकी नीड्स अलग अलग थी, इसलिए फंक्शंस अलग अलग हो गए, स्ट्रक्चर सेम था। ऐसी एवोल्यूशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। अदर एग्जांपल्स हैं उनकी वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड ब्रेन्स। और प्लांट्स में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर प्लांट्स में यहाँ पर बोगनविलिया का थॉर्न लगा हुआ है और कुकुरबिटा में यहाँ पर ये टेंड्रिल लगा हुआ है। ओरिजिन इनका सेम है, एक ही जगह से उगते हैं लीफ के पास से, बट इनका फंक्शन अलग अलग है। थॉर्न्स जो हैं वो प्लांट्स को एनिमीज से बचाते हैं, वो चुभने का काम करते हैं, और टेंड्रिल्स जो हैं वो प्लांट्स को सपोर्ट का काम करते हैं। सो दे आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। इनका जो बिल्कुल रिवर्स है उसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस मतलब जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, अब फंक्शन उनका सेम है।
ओके, उनको बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, और ऐसी एवोल्यूशन को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। ओके, अब देखिए यहाँ पर बर्ड का विंग है, ये बैट का विंग है, और ये बटरफ्लाई का। इन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग अलग है, बट इनका फंक्शन सेम है, तीनों एक ही काम करते हैं, क्या, फ्लाइंग का। इसी तरीके से एनालॉगस ऑर्गन्स की और भी एग्जांपल्स हैं, ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई। देखो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट इनका काम सेम है देखना। ऐसे ही पेंगुइन्स और डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स जो हैं, उनका भी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, काम सेम है, कि मूवमेंट करना है या फ्लोट करना है। ऐसे ही प्लांट्स जो हैं, उनमें स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये स्वीट पोटैटो है, ये पोटैटो है हमारा कॉमन, बट फंक्शन सेम है, फूड प्रोवाइड करना, कार्बोहाइड्रेट्स देना। और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि हैबिटेट उनकी सेम थी, तो इनका सेम फंक्शन हो गया, बट इनका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट रहा। दे आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स। नो, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं, सभी में वो एक फंक्शन, एक ही टाइप का फंक्शन कर रहे होते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में। इससे भी हमें ये क्लू मिलता है कि हम सबके एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम होंगे। अब बच्चों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मैन ने कितनी ज़्यादा प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया है, एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ को अपने तरीके से हम ग्रो करते हैं, अपने तरीके से हम उनको हाइब्रिडाइज करते हैं, डिफरेंट काइंड के वाइल्ड एनिमल्स को और क्रॉप्स को हमने डोमेस्टिकेट कर दिया है, अपने तरीके से हम ग्रो करते हैं। देखो डॉग्स की ही कितनी वैरायटीज़ को प्रोड्यूस कर लिया गया है एट्सेट्रा। अब जब आदमी ने अपने हाथ में इतना कंट्रोल ले लिया है कुछ 1000 ईयर्स से, तो आप सोच सकते हो कि नेचर ने तो कमाल ही किया होगा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से नेचर ने क्या कुछ किया होगा, कितनी चेंजेस लाई होंगी। तो एवोल्यूशन तो हो ही सकती है नेचर के द्वारा। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं आपको और बताऊं इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन, बड़ी अच्छी सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी इंग्लैंड में इन 1850, तो क्या हुआ कि जब एक ग्रुप देखा गया मॉथ्स का, तो उनमें देखा गया कि कुछ वाइट कलर की मॉथ्स थी और कुछ डार्क कलर की मॉथ्स थी, ठीक है। तो जो डार्क कलर वाली थी वो बड़ी कम थी और वाइट कलर वाली ज़्यादा थी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। मगर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कुछ समझो 70-80 ईयर्स के बाद उसी एरिया में फिर से मॉथ्स को स्टडी किया गया, तो देखा गया कि जो डार्क कलर की मॉथ्स थी वो ज़्यादा हो गई, पहले डार्क कलर वाली कम थी, प्रपोर्शन जो है वो रिवर्स हो गया। तो ये इसलिए हुआ कि जब इंडस्ट्रीज़ आई तो उनमें से बहुत सारा स्मोक और सूट वगैरह निकला, बड़ी पॉल्यूशन हो गई। तो उससे क्या हुआ कि ये जो उसकी बार्क थी, जो ट्री की बार्क जिसके ऊपर ये मॉथ्स रहती थी, वो जो ट्री का जो बाहर बाहर वाला हिस्सा हुआ था वो वाइट कलर का होता था, लाइट कलर का होता था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो डार्क कलर का हो गया। तो डार्क कलर का होने के कारण जो डार्क कलर की मॉथ्स थी वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर गई, वो छुप जाती थी, और वाइट कलर वाली मॉथ्स डार्क कलर की बैकग्राउंड के ऊपर क्लियर नज़र आती थी। तो जो प्रीडेटर्स थे उन्होंने चुन चुन के उन वाइट कलर वालों को खाना शुरू कर दिया, ठीक है, और पीछे बच गई डार्क कलर वाली, क्योंकि वो छुप गई, वो उनको प्रीडेटर्स को नज़र ही नहीं आई। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले उल्टा था, क्योंकि वाइट कलर वाली जो थी वो इतनी सुंदर सी इस बाग के पीछे छुप जाती थी, तो वो प्रीडेटर्स को नज़र नहीं आती थी, इसलिए वो डार्क कलर वाली तब जो थी वो कम होती थी और वाइट कलर वाली ज़्यादा होती थी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लीचन्स होते हैं जिन्होंने इनको ट्री की बाग को कवर किया होता है, ये भी पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो जो हमारे रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इतनी पोल्यूशंस नहीं होती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डार्क कलर की जो मॉथ्स होती हैं वो कम होती हैं, क्योंकि वो तो क्लियरली नज़र आएंगी ना प्रीडेटर्स को, तो वो उनको खा लेंगे। तो इसलिए जो भी एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है उसमें जो भी अपने आप को अडेप्ट करेगा, जो भी अपने आप को सर्वाइव करने के कोई भी तरीका अपनाएगा, तो वो जैसे उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया था, छुपा लिया था, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो बाकी वाले हैं वो बेचारे ख़त्म हो जाएंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ही सारी वैरायटी ही ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। सब दोनों वैरायटियाँ रहेंगी, मगर दूसरे वाली थोड़ी कम रहेगी।
इसी तरीके से मैन ने देखो, अब हम बहुत सारा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे हैं अपने प्लांट्स को में क्योंकि उनको हम चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स को कोई भी पेस्ट नहीं खाएं। बट उससे क्या हुआ है कि हमारी जो रेजिस्टेंट वैरायटियां तैयार हो गई हैं। अब उन कीड़ों को डर ही नहीं लगता उन पेस्टिसाइड्स से और हर्बिसाइड्स से, है ना। इसी तरीके से जब हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन एट्सेट्रा होती है तो देन वी यूज़ एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स। बट ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो वायरसेस हैं, अब वो भी ड्रग रेजिस्टेंट होने लगे हैं। तो ये मैन के एक्टिविटीज़ के कारण क्या हुआ है कि वो जो एवोल्यूशन जो जिनको होने में बहुत सारे ईयर्स लगते थे और सेंचुरीज लगती थी, वो अब कुछ ही मंथ्स और कुछ ही ईयर्स में चेंजिंग उनमें आना शुरू हो गई है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोलोजेनिक एक्शंस। मतलब ये एक्टिविटीज़ किसने की, वो नेचर ने नहीं की हैं, ये किसके कारण हुई हैं, मैन के कारण हुई हैं। ये भी आपको एग्जाम में बहुत सारा बार एग्जाम्पल पूछी जाती है। सो इट शोज़ दैट एवोल्यूशन इज़ नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस बट अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। मतलब ये एवोल्यूशन जो है वो कोई डायरेक्शन में नहीं होती है, वो कभी भी रैंडमली हो सकती है बाय नेचर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि नेचर जो है वो कब चांस देती है किसी को डेवलप होने का, चेंज होने का, और कब किसी में म्यूटेशन होगी, कब किसी में चेंज आएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये सारा था आज के वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट सेकंड में हम फिर से मिलेंगे।